वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त जेल ब्रेकिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई। मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब मूवी मुझे बहुत ही गजब ऑसम लगी। स्क्रीन प्ले, स्टोरी लाइन, एक्शन, थ्रिलिंग सब है इस मूवी में। मस्ट वॉचेबल जरूर है। किस तरह से कुछ कैदी जेल तोड़ के भागते हैं और उन कैदियों की कहानी क्या है, ये इस मूवी की कहानी है। खैर वीडियो को पूरा देखना जरूर। चलिए बिना डैमेज के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही कुछ पुलिस वाले एक गर्ल्स ऑर्फनेज के पास आकर बेटी नाम के एक लड़की को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और पुलिस वाले बेटी से पूछने लगते हैं कि जेकब कहाँ पर है। बेटी कहने लगती है मुझे पता नहीं। खैर जब पुलिस वाले बेटी को कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, रास्ते में दो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। कुछ पुलिस वाले अपनी कार से उतरकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी उन दोनों में से एक बंदा अपना लाइटर निकालकर अपने गाड़ी के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से वो बाइक फूट जाती है। कुछ ही सेकंड में वहाँ पर हंगामा हो जाता है। तभी वहाँ पर जेकब आकर बेटी को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद जेकब और बेटी ये दोनों कर्नाटका जाकर शादी कर लेते हैं और जगह जगह बदलते हुए पुलिस से बचते फिर रहे होते हैं। एक दिन जेकब का फ्रेंड जिसका नाम होता है चार्ली, वो जेकब को कॉल करता है और किसी बंदे के पास जाकर जेकब और बेटी की पासपोर्ट हासिल करने के लिए कहता है। और फिलहाल चार्ली ऑस्ट्रेलिया में है और इन दोनों को भी ऑस्ट्रेलिया बुलवाने के लिए पासपोर्ट रेडी करवाते रहता है। दूसरे दिन शाम जेकब उस बंदे के पास जाकर अपनी और बेटी की पासपोर्ट ले लेता है। पासपोर्ट आने के बाद ये दोनों वीजा का इंतजार करते रहते हैं और जब जेकब अपने पासपोर्ट ले रहा होता है तभी वहाँ पर केरला की पुलिस आकर जेकब को देख लेती है। लेकिन पुलिस वाले तभी जेकब को अरेस्ट नहीं करते क्योंकि ये पुलिस वाले किसी दूसरे बंदे से परमिशन लेना चाहते हैं। उस बंदे को पहले इन्फॉर्म करना चाहते हैं। खैर तभी हमें ये बात पता चलती है कि पुलिस वाले जेकब को देख चुके हैं। ये बात जेकब को भी पता चल जाती है। जेकब फौरन बेटी के पास आकर यही बात बताने लगता है कि पुलिस ने हमें फाइंड आउट कर लिया। कुछ दिनों तक हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम पकड़े गए तो हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। खैर दूसरे दिन वैलेंटाइन डे होने की वजह से कुछ लोग वैलेंटाइन डे के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। जहाँ पर भी कपल्स नजर आते हैं वो लोग उन कपल्स को मारने पीटने लगते हैं। वैलेंटाइन डे के दिन हंगामा हो जाता है। पुलिस भी फील्ड में उतरती है उन लोगों को रोकने के लिए। काफी सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन फिर भी कुछ गली मोहल्ले में दंगा फसाद नहीं रुकते। गाड़ियों को फोड़ने लगते हैं, जलाने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। इसी दरमियान में बेचारी बेटी बाहर जाकर जब अपने घर आ रही होती है, वो प्रोटेस्ट वाले बंदे बेटी को देख लेते हैं। बेटी को गलत समझते हुए वो सारे लोग बेटी के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। बेचारी बेटी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन फिर भी वो लोग बेटी के सर पर एक जबरदस्त वार करते हैं जिसकी वजह से बेचारी बेटी अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद वो लोग बेटी को घसीटते हुए कहीं पर ले जाने लगते हैं। तभी अपोजिट साइड से एक लड़का लड़की गाड़ी में बैठकर इस तरफ आ रहे होते हैं। तो ये प्रोटेस्ट वाले लोग बेटी को वहीं पर छोड़ के उन दोनों के पीछे लग जाते हैं, उनको मारने लगते हैं। इस तरफ बेचारी बेटी किसी भी तरह करके एक वैन में चली जाती है। वैन में आने के बाद में बेटी को यह बात पता चलती है कि एक्चुअली वो एक पागल खाने की वैन है। उसमें काफी सारे पागल औरतें होती है। उसके बाद कुछ लोग बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और मूवी के एंड तक बेटी वहीं पर रहती है जेकब का इंतजार करते हुए। खैर इस तरफ बेचारा जेकब जब अपने घर आता है तो इसकी पड़ोस की आंटी जेकब को सारी बात बता देती है कि कुछ लोगों ने बेटी को मारा पीटा। उसके बाद जेकब बेटी को ढूंढने में लग जाता है। इसी दरमियान में केरला की पुलिस जेकब को ट्रैप करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस वाले जेकब को कोर्ट में हाजिर करते हैं और यहाँ पर हमें कुछ बातें पता चलती है कि जेकब के ऊपर 5 मर्डर केस का इल्जाम लगा है। जेकब और बेटी जिस कंपनी में काम कर रहे थे ये दोनों उस कंपनी के 3.5 करोड़ चुरा के भाग गए और बेटी के ऊपर एक मर्डर केस का इल्जाम होता है और उसी तरह जेकब का फ्रेंड चार्ली पर भी। और एक्चुअली ये सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं। अपचन नाम का एक बंदा जेकब को इस केस में फंसाया है। खैर इसके बाद जेकब को सब जेल लाया जाता है और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जेल में लाने के बाद पुलिस वाले जेकब के सारे कपड़े उतारकर उसकी बॉडी चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारे पुलिस वाले हर एक सेल जाकर कैदियों की हाजिरी लेने लगते हैं। हर एक सेल को चेक करने लगते हैं। मतलब इट्स ए रूटीन जॉब। इसी दरमियान में जब ये पुलिस वाले किसी सेल में जाते हैं तो उस सेल के सारे कैदी पुलिस पर टूट पड़ते हैं। पुलिस वालों को मारने पीटने लगते हैं और सारे पुलिस वालों को उस सेल में बंद करके ये खुद कैदी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद बाहर के पुलिस वाले इन कैदियों को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब ये सारे कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जेल के बाहर एक बंदा अपनी गाड़ी लाता है इन कैदियों को बचाने के लिए। अब जेकब तो अभी जेल आया है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चुपचाप देखता रहता है। इस तरफ ये गाड़ी वाला प्रिजन के अंदर एक रस्सी को फेंकता है। सारे कैदी पुलिस को मार पीट कर उस दीवार
दीवार के पास भागने लगते हैं उस रस्सी के थ्रू बाहर जाने के लिए। और इस सारे प्लान को बनाने वाला उदयन नाम का एक बंदा होता है। जब उदयन उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा होता है तभी जेकब आकर उदयन को रोक देता है, उसे बाहर जाने से रोक देता है। इस तरह से जेकब पुलिस की मदद करते हुए उन कैदियों से लड़ने लगता है। उसके बाद इस जेल का वार्डन उदयन और उसके साथी को बहुत मारने पीटने लगता है कि इन्होंने जेल से भागने की कोशिश की है। बहुत मारने पीटने के बाद उदयन को एक सेपरेट सेल में रख देता है। पुलिस की मदद करने के लिए पुलिस जेकब को चाय पिलाती है। खैर फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरे होने के बाद जेकब को एक सेल में भेज देते हैं। तभी पुलिस वाले उदयन को घसीटते हुए जेकब के सेल के पास से गुजरने लगते हैं। उदयन जेकब को देखकर गुस्से में उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी टांग खींची ना, मेरा भी वक्त आएगा, देख लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेकब के सेल में साइमन नाम का एक बंदा होता है जो इस सेल का लीडर होता है और ये बंदा ड्रग्स के केस में अंदर आया है। थोड़ी देर बाद सारे कैदियों को डिनर सर्व किया जाता है। जेकब को जेल का खाना उतना पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से जेकब अपने खाने को ले जाकर टॉयलेट में फेंक देता है। खैर वही दूसरी तरफ अप्पाचन और उसका लॉयर कुछ पुलिस वालों को हायर करके बेटी और चार्ली को ढूंढने में लगा रहता है। अब बेटी कहाँ पर है ये खुद जेकब को नहीं पता। दूसरे दिन जेल में साइमन की बीवी अपनी बेटी को लेकर साइमन से मिलने के लिए आती है। अब साइमन को तो सजा हो चुकी है, जिसकी वजह से साइमन की बीवी साइमन को छोड़ के अपने मायके जाना चाहती है। यह सुनने के बाद बेचारा साइमन डिसअपॉइंट हो जाता है। रात होने के बाद जब साइमन अपनी बीवी बेटी के बारे में सोच रहा होता है, जेकब साइमन के पास आकर उससे कहने लगता है, जब तक तुम इस जेल से बाहर जाओगे तब तक तुम्हारी बीवी 60 साल की हो चुकी होगी और तुम्हारी बेटी 35 साल की, और इसी तरह तुम भी बूढ़े हो जाओगे। मैं इस जेल से भागने की सोच रहा हूँ, मेरे पास एक प्लान है, तुम भी मेरे प्लान में शामिल हो जाओ, अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो कहीं दूर जाकर। यह सुनने के बाद साइमन जेकब को डांटने लगता है, इसके प्लान में शामिल नहीं होता। लेकिन बाद में साइमन को अपनी बीवी बच्चे की याद आती है, सो साइमन जेकब के प्लान में शामिल हो जाता है। साइमन जेकब से पूछने लगता है, बताओ क्या करना है, क्या प्लान है तुम्हारा। जेकब कहने लगता है, प्लान तो मैं तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपने सेल में कुछ लोगों को हटाना होगा। दूसरे दिन जब सारे कैदी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जेकब जानबूझ के अपने सेल के 2 लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और जब तक पुलिस इन लोगों के पास आती, जेकब इस तरह से एक्ट करने लगता है कि वो 2 लोग जेकब को मार रहे हैं और इस चीज में साइमन भी जेकब का साथ देता है। साइमन पुलिस वालों को बताने लगता है, सर उन दोनों ने ही पहले लड़ाई झगड़ा स्टार्ट किया था, जेकब की इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले उन दोनों कैदियों को जेकब के सेल से हटाकर दूसरे सेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेकब साइमन से कहने लगता है कि हमारे प्लान में कुछ और लोगों को शामिल करना होगा, हम दोनों से ये काम नहीं हो पाएगा और स्पेशली हम उन लोगों को अपने प्लान में शामिल करेंगे जो लोग बेवजह जेल आए हैं। दूसरे दिन अप्पाचन का लॉयर जेकब से मिलने के लिए जेल आता है और जेकब से पूछने लगता है, जेकब सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, बेटी और चार्ली ये दोनों कहाँ पर है? अगर तुमने उन दोनों का पता बता दिया तो मैं तुम्हें बेल दिलवा दूंगा। जेकब भी उस लॉयर से कहने लगता है, पहले तुम मुझे बेल दिलवाओ, बाद में मैं तुम्हें उन दोनों का पता बताऊंगा। खैर उस लॉयर से बात करने के बाद जब जेकब अपने सेल में आता है, साइमन जेकब से पूछने लगता है, क्या वो तुम्हारा लॉयर था? क्या तुम भी बेल पर बाहर जाने वाले हो? जेकब कहने लगता है, वो मेरा लॉयर नहीं है, वो अप्पाचन का लॉयर है। इस तरह से जेकब अपनी कहानी साइमन को सुनाने लगता है। अप्पाचन की एक फाइनेंशियल कंपनी होती है और उस कंपनी में जेकब एज ए मैनेजर की तरह काम करते रहता है और चार्ली अप्पाचन का ड्राइवर। लेकिन अप्पाचन का एक और चेहरा भी है और वो है क्रिमिनल। अप्पाचन काफी सारे लोगों की प्रॉपर्टी हड़प चुका होता है। इसी दरमियान में अप्पाचन एक प्रॉपर्टी के लिए चार्ली के फादर को मार देता है और अप्पाचन को मारने के लिए चार्ली अप्पाचन के पास एज ए ड्राइवर की तरह काम करते रहता है और चार्ली अप्पाचन की जायदाद को हड़पने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहता है। इसी दरमियान जेकब की मुलाकात बेटी से होती है जो एक ऑर्फनेज में रहती है। देखते ही देखते जेकब और बेटी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और जेकब बेटी से शादी भी करना चाहता है। एक दिन बेटी ये देखती है जेम्स नाम का एक पुलिस ऑफिसर बेटी की फ्रेंड जिसका नाम होता है ईशा को अपनी कार में ले जाता है और उस दिन से बेटी के फ्रेंड ईशा मिसिंग होती है। जेम्स बेटी के पास आकर उसे वार्निंग देता है, अगर तुमने ईशा की बात कहीं पर भी बताई तो तुम भी उसी की तरह मिसिंग रहोगी, तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ, अपना काम करते रहो। लेकिन बेटी जेम्स की कंप्लेंट कर देती है कि ईशा की मिसिंग होने में जेम्स का हाथ है, जिसकी वजह से जेम्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और पुलिस वाले जेम्स के ऊपर कार्रवाई करने लगते हैं। एक दिन जेम्स बेटी को अकेला पाकर उसे बहुत मारने पीटने लगता है कि बेटी की वजह से इसकी जॉब चली गई। तभी वहाँ से जेकब गुजरने लगता है। बेटी को इस हालत में देखकर जेकब अपनी बाइक से
जेम्स को उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहीं पर जेम्स की मौत हो जाती है। उसके बाद जेकब बेटी को उसके ऑर्फनेज छोड़ के चार्ली को कॉल करता है और जो कुछ हुआ सारी बात बता देता है। उसी दिन अपाचन अपने गाँव में नहीं होता। अब चार्ली बहुत टाइम से मौके की तलाश में था। चार्ली फौरन अपाचन के ऑफिस जाकर अपाचन की अलमारी से बहुत सारे पैसे चुरा लेता है और उसी तरह कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। चार्ली जेकब से कहने लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके तुमको और बेटी को बुलवा लूंगा, तुम फिक्र मत करो, फिलहाल तुम और बेटी कहीं पर भाग जाओ। और जब जेकब, चार्ली एक और बंदा बेटी के ऑर्फनेज जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस आई हुई रहती है और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद की कहानी नॉर्मल है। खैर दूसरे दिन इस जेल में देवसी नाम का एक बंदा आता है जो एक चोर होता है। साइमन ऑलरेडी देवसी को जानता है, इसलिए जेकब से कहने लगता है कि हम इस बंदे को अपने प्लान में शामिल कर लेंगे, हमारे काम में बहुत काम आएगा ये। लेकिन यहाँ पर यह प्रॉब्लम होती है कि देवसी जेकब के सेल में आने के बजाय दूसरे सेल में चला जाता है। जेकब और साइमन सोचने लगते हैं कि देवसी को किसी भी तरह करके हमारे सेल में लाना होगा। खैर जब देवसी अकेला बैठा होता है, जेकब देवसी के पास जाकर इसके प्लान में शामिल होने के लिए कहता है कि जेकब और साइमन ये दोनों जेल तोड़ के भागने वाले हैं, इससे पहले तुमको हमारे सेल में आना होगा और हाँ आते आते पुलिस ऑफिस में ट्रेन टाइमिंग का चार्ट है वो लेते आना। उसके बाद देवसी जिस सेल में रहता है उन सेल वालों से झगड़ा करने लगता है। पुलिस वाले देवसी और एक और बंदे को ऑफिस में बुलाते हैं ये पूछने के लिए कि इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ। लेकिन इसी दरमियान में देवसी उस ट्रेन चार्ट को चुरा लेता है। अब जिस सेल में एक दूसरे के बीच झगड़ा होता है, पुलिस वाले उन दोनों को एक ही सेल में नहीं रखते, सो इसलिए पुलिस वाले देवसी को जेकब के सेल में भेज देते हैं। देवसी जेकब को वो ट्रेन का चार्ट ला के देता है। देवसी जेकब से पूछने लगता है तुमने अभी तक अपना प्लान नहीं बताया हमें। जेकब साइमन और देवसी से कहने लगता है जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। यह सुनने के बाद साइमन को बहुत गुस्सा आता है और वो जेकब को मारने पीटने लगता है। तुमने अभी तक हमें अपना प्लान नहीं बताया, क्या तुम हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हो? इसी हाथापाई के दौरान जेकब बाथरूम के टब से एक चाकू को बाहर निकालता है जो इसने ऑलरेडी बाथरूम में छुपा के रखी होती है। तब जाके साइमन को थोड़ी होप मिलती है। तभी एक कैदी साइमन का भांडा फोड़ देता है। उस कैदी को पता होता है कि साइमन ने अपने सेल में ड्रग्स को छुपा के रखा है। वो कैदी ये बात पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस वाले साइमन के सेल में आकर साइमन को बहुत मारने पीटने लगते हैं और साइमन को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। साइमन जाने की वजह से जेकब और देवसी ये दोनों थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। खैर उसके बाद जेकब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। हर एक सेल के बाथरूम में एक बड़ा वाला पानी का बर्तन होता है। जेकब उस बर्तन को हटाकर अपने चाकू से वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर देता है और तब तक ऑलरेडी जेकब के प्लान में 3 या 4 लोग शामिल हो चुके होते हैं। अब इन लोगों को खुदाई करने के लिए एक बड़ा औजार चाहिए। दूसरे दिन जेकब बहाना बनाकर एक बड़े से राड को अपनी लुंगी में छुपा लेता है। जेकब को ऐसा करता हुआ एक कैदी देख लेता है। इसी कैदी ने साइमन को पकड़वा दिया था और वो कैदी उदयन के पास जाकर जेकब के बारे में बताने लगता है कि जेकब जेल तोड़ के भागने की कोशिश कर रहा है। खास तरफ जेकब और कुछ बंदे उस रॉड की मदद से खुदाई का काम स्टार्ट कर देते हैं। फटाफट से खुदाई का काम करने लगते हैं। ये लोग एक बड़ा सा टनल बनाने लगते हैं। एक दिन उदयन जेकब के पास आकर कहने लगता है जेकब मुझे पता है तुम जेल तोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हो, डरो मत, मैं ये बात पुलिस को नहीं बताऊंगा। जिस तरह से तुमने मेरी टांग खींची थी आइन वक्त पर मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। खैर और कुछ दिनों बाद 2 जुड़वा भाई इस जेल में आते हैं और पुलिस वाले इन दोनों भाइयों को अलग अलग सेल में रख देते हैं और एक भाई तो जेकब के सेल में आता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि जेकब के सेल में गिरिजन नाम का एक पागल बंदा होता है। बाद में पता चलता है कि ये पागल होने का नाटक कर रहा है। अब जेकब को मजबूरन इन दोनों भाइयों को अपने प्लान में शामिल करना पड़ता है क्योंकि इन दोनों भाइयों पर भी गलत इल्जाम लगा है। खैर और 2 दिनों बाद एक आर्मी वाला बंदा इस जेल आता है और पुलिस वाले इस बंदे को भी जेकब के सेल में भेज देते हैं और इस आर्मी वाले बंदे पर ये इल्जाम होता है कि इसने शराब पीकर एक लड़की का रेप किया। खैर जेकब फिलहाल तो इस बंदे को अपना प्लान नहीं बताता। हर रोज रात ये लोग टनल की खुदाई करने में लगे रहते हैं। कुछ दूर खुदाई करने पर इनको एक ड्रेनेज का पाइप नजर आता है जो इनके रास्ते को ब्लॉक कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग दूसरे साइड से खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन उस आर्मी वाले कैदी की अखबार में न्यूज छपती है कि उस आर्मी वाले बंदे ने शराब पीकर ट्रेन में 7 साल की बच्ची का रेप ही किया है। ये खबर देखने के बाद जेकब और उसकी टीम को बहुत गुस्सा आता है। रात होने के बाद ये सारे लोग मिलकर उस आर्मी वाले बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और ऑफकोर्स जिस सेल में हाथापाई होती है उस बंदे को उस सेल से हटाकर दूसरे सेल में डाल दिया जाता है। खैर आने वाले कुछ दिनों में इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और उस दिन बहुत बड़े बड़े चीफ गेस्ट जेल आते हैं कैदियों को स्पीच देने के लिए और उस दिन जेल में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते हैं। यही बात पुलिस वाले कैदियों को बताने लगते हैं। अब चूंकि वो 2 जुड़वा भाई अलग अलग सेल में हैं, वो 2 भाई अपना हाथ उठाकर कहने लगते हैं
सर हम नाटक करेंगे, लेकिन सर हमें स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए हम दोनों भाइयों को एक ही सेल में रख दीजिए ताकि हम दोनों प्रैक्टिस कर सकें। तो पुलिस वाले उसी तरह से उन दोनों जुड़वा भाइयों को जेकब के सेल में भेज देते हैं। इस तरह से जेकब के साथ एक अच्छे खासे लोग जुड़ जाते हैं और जिस दिन इंडिपेंडेंस डे होता है उसी रात ये लोग भागने का प्लान करते हैं। खैर दूसरे दिन जेकब पुलिस की वैन को बहाना बनाकर दीवार के करीब लाता है ताकि ये लोग इस वैन के ऊपर चढ़कर दीवार कूद के भाग सके। खैर उसी रात जेकब और उसकी टीम सारे टनल की खुदाई कर चुके होते हैं। अब सिर्फ रात में भागने का काम बाकी है, लेकिन तभी जेकब और उसकी टीम के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उदयन जेकब के सेल में आता है क्योंकि पुलिस ने इसको यहाँ पर भेजा। उदयन जेकब के पास आकर कहने लगता है, जेकब सारे गिले शिकवे छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ। जेकब उदयन की बात को मान लेता है। उसी वक्त गिरिजन जो पागल वाला बंदा होता है उसको बेल मिल जाती है। जब गिरिजन जेल के बाहर जा रहा होता है जेकब गिरिजन के कान में एक प्लान बोल के भेज देता है। वो प्लान क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। तभी उसी वक्त जेकब को एक और प्रॉब्लम आती है। अपाचन ने कुछ कैदियों को सेलेक्ट करके जेकब को मारने के लिए यहाँ पर भेजता है क्योंकि जेकब ने चार्ली और बेटी का पता नहीं बताया और लकीली इन कैदियों में से साइमन भी होता है और फिर से लकीली साइमन और कुछ कैदी जेकब के सेल में आते हैं। खैर आधी रात होने के बाद जेकब, साइमन, देवसी, उदयन, रामू और दो जुड़वा भाई उस टनल में जाने लगते हैं। इस टनल को देखने के बाद जब उदयन पुलिस को बुलाने ही वाला होता है साइमन इसका मुंह बंद कर देता है और टनल में ही जेकब और उदयन की हाथापाई होती है। बचे लोग किसी भी तरह करके अपने सेल से बाहर आते हैं और जेकब ने ऑलरेडी एक वैन को दीवार के पास रखा होता है। सारे लोग उस वैन के ऊपर चढ़कर जेल की दीवार के ऊपर एक लकड़ी डाल के उस लकड़ी के थ्रू 1 बाय 1 बाहर जाने लगते हैं। इसी दरमियान में सारे पुलिस वाले हर एक सेल की चेकिंग करने लगते हैं और जब उदयन उस टनल से बाहर आता है बेचारा पकड़ा जाता है, लेकिन उदयन सारा सच पुलिस वालों को बता देता है कि वो लोग ट्रेन से भागने वाले हैं। उसके बाद क्या था, कुछ पुलिस वाले उन सारे लोगों के पीछे लग जाते हैं, उन लोगों को चेस करने लगते हैं और ये सीन भी भाई साहब बहुत ही गजब लगी। मतलब जब एक पुलिस वाला एक कैदी को मार रहा होता है दूसरा कैदी आकर उस पुलिस वाले को मारता है। इस तरह से इन लोगों के बीच बहुत जबरदस्त हाथापाई होती है। इसी चेजिंग के दौरान वो पुलिस वाले उन दोनों जुड़वा भाइयों में से एक भाई को अपनी गाड़ी से उड़ा देते हैं। अपने भाई का एक्सीडेंट देखकर दूसरा भाई भी अपने भाई के पास आता है। इस तरह से पुलिस वाले इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर इसके बाद जेकब और कुछ लोग एक ब्रिज के पास जाकर पानी में जंप लगाते हैं और इन सारे लोगों को पिकअप करने के लिए गिरिजन अपनी बोट लेकर आता है। यही जेकब का प्लान था। एक्चुअली जेकब और उसकी टीम ट्रेन से जाने वाले नहीं थे। सारे पुलिस वाले इन लोगों को देखती रहती है। इस तरफ बेचारी बेटी उस पागलखाने में जेकब का इंतजार करती रहती है। फाइनली जेकब किसी भी तरह करके बेटी का एड्रेस फाइंड आउट करके ये दोनों अपना पासपोर्ट लेके चार्ली के पास ऑस्ट्रेलिया जाने लगते हैं और फाइनली हमें कुछ और बातें पता चलती है कि साइमन अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे गांव चला गया। उसके बाद साइमन ने ही उन दोनों जुड़वा भाइयों की बेल दिलवा दी। देवसी और रामू ये दोनों वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।